Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. Chapter number 11 सैम्पलिंग टेक्निक्स हम स्टडी कर रहे हैं और पिछले लेक्चर में हमने कुछ टर्म्स और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड किया। आज भी हम कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं और आज हम देखेंगे कि मज़ीद हमारे पास कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं। तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। आज का जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है सैम्पलिंग डिजाइन। और ये क्या चीज है? अ फ्रेमवर्क, जिसको हम रोड मैप भी कह सकते हैं, जो कि सर्व करता है एज द बेसिस फॉर सेलेक्टिंग द सैंपल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि एक्चुअली सैम्पलिंग डिजाइन ही रिस्पॉन्सिबल होता है आपके कंप्लीट सैम्पलिंग प्रोसीजर के लिए। यानी जो सैम्पलिंग प्रोसीजर होगा जिसके तहत सैंपल्स को सेलेक्ट करेंगे, आप जरा गौर से देखिए, सर्व्स एज बेसिस फॉर द सेलेक्टिंग सैंपल्स। यानी आपने जिस पर्टिकुलर सिचुएशन में सैंपल्स को सेलेक्ट करना है, जिस स्टडी के लिए सैंपल्स को सेलेक्ट करना है, वो सारी की सारी स्टडी जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है? सैंपल डिजाइन के ऊपर, क्योंकि ये एक रोड मैप है। आप जरा रोड मैप की अंडरस्टैंडिंग माइंड के अंदर लाएं कि रोड मैप क्या चीज है। ठीक है, रोड मैप है कि आपने किसी एक जगह पर पहुंचना है तो आप एक मैप के थ्रू डिफरेंट लेफ्ट राइट टर्न्स को अंडरस्टैंड करते हुए आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। सो इसका मतलब ये है कि अगर प्रॉपर रोड मैप आपके पास अवेलेबल हो तो ही आप बेहतर अंदाज में अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि अगर रोड मैप ठीक नहीं है, उसके छोटे छोटे पार्ट्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, लेफ्ट और राइट टर्न्स अवेलेबल नहीं है सही तरीके से, तो फिर क्या होगा कि आपकी डेस्टिनेशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएगी। ना सिर्फ आपका टाइम भी वेस्ट होगा बल्कि आपकी कॉस्ट भी वेस्ट होगी। सो इसलिए आपको ये माइंड के अंदर रखना है कि सैम्पलिंग डिजाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक टॉपिक है या एक पाथ है, एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके तहत आपने सैंपल्स को सेलेक्ट करना है। देखिए, एक चीज और माइंड के अंदर रखें कि जब हम पॉपुलेशन के थ्रू सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं, जरा गौर करना है आपने कि मैंने फॉर एग्जांपल एवरेज हाइट अपने स्टूडेंट्स की कैलकुलेट करनी है। ठीक है, एक कॉलेज है, उसमें स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड है कुछ, और एवरेज हाइट उसकी फाइंड करनी है मैंने। तो क्या होगा, पॉपुलेशन मेरे पास अवेलेबल है, मैं उसमें से सैंपल्स को सेलेक्ट कर लूंगा। लेकिन हम ये बात जब कहते हैं कि जी सैंपल्स को सेलेक्ट कर लिया, तो सैंपल्स को सेलेक्ट एक खास प्रोसीजर के तहत करना है। ऐसा नहीं है कि हम जाएंगे और अपनी मर्जी से कुछ सैंपल्स को सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कुछ वैल्यूज को एज ए सैंपल्स सेलेक्ट करने के बाद अपना एनालिसिस या हम जिसको एवरेज कहते हैं वो हम परफॉर्म कर लेंगे। ऐसा नहीं है। सो एक पूरा सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सैम्पलिंग डिजाइन। आपके पास कुछ स्टेप्स होंगे जिसके तहत आपने सैंपल्स को सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है। इसी तरह की एग्जांपल जो मैंने अभी आपको दी है कि सर्वे क्या चीज है, जरा माइंड के अंदर लाएं। सर्वे क्या है कि किसी पर्टिकुलर स्टडी को कंप्लीट करने के लिए आप जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप इकट्ठी करते हैं, वो सर्वे कहलाता है। यानी फर्ज कर लें मैंने सेल्स का डेटा इकट्ठा करना है, तो आप अपने रीजन के अंदर, आप अपने वेसिनिटी में जहां आप रहते हो या किसी मार्केट के अंदर जाकर आप क्या करते हो? आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हो। ये सर्वे है, सिंपल सर्वे। लेकिन सैंपल सर्वे क्या है? जरा डिफरेंस को नोट करना है आपने कि सिंपल सर्वे और सैंपल सर्वे में क्या डिफरेंस है। एक आम सर्वे जिसको हम ये कह रहे हैं कि आप जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे, वो कोई भी पर्सन कर सकता है। याद रखिए कि मैं अपने बिहाफ पर किसी भी पर्सन को ये कह दूं कि जाओ जी आप मार्केट से देख कर आओ, मार्केट में जाओ और जाकर देख कर आओ कि कितने लोग आज जो है वो नजर आ रहे हैं हर शॉप के ऊपर। तो वो पर्सन क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो एक शॉप पे जाएगा, नोट कर लेगा कि कितने लोग आज उस शॉप पर अवेलेबल हैं। इसी तरह दूसरी शॉप पर जाएगा, तीसरी शॉप पर जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन ले लेगा। इसी तरह अगर फर्ज कर लें कि ये कहा जाए कि जी देखिए ये जरा जाइए और किसी मार्केट को, किसी पर्टिकुलर मार्केट को विजिट करें और उसमें जो फूड स्टॉल्स हैं वो जरा देख कर आए कि कितने फूड स्टॉल्स उसके अंदर लगे हुए हैं किसी पर्टिकुलर मार्केट के अंदर। वो भी इजीली कोई पर्सन जाके उसको सबको देखाएगा वन बाय वन और नोट करके ले आएगा। लेकिन जब हम ये कहते हैं सैंपल सर्वे, तो याद रखिए सैंपल सर्वे एक
कंप्लीट प्रोसेस है, एक सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस है कि जो कि डिजाइन के बगैर नहीं होगा। यानी सर्वे करने के लिए आपको किसी टेक्निकलिटी की जरूरत नहीं है, लेकिन सैंपल सर्वे जो एक स्पेशल और टेक्निकल नाम है इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने का, उसके लिए आपके पास एक कंप्लीट सैंपलिंग डिजाइन होना जरूरी है। और सैंपलिंग डिजाइन क्या है, फौरन फ्लैशबैक करें, माइंड के अंदर लाएं कि सैंपलिंग डिजाइन एक फ्रेमवर्क है, एक रोड मैप है जो कि आपको सैंपल्स को सिलेक्ट करने की बेसिस प्रोवाइड करता है। सो सर्वे नॉन टेक्निकल, ठीक है, और सैंपल सर्वे क्या है, टेक्निकल। यानी उसमें कंप्लीट एक प्रोसीजर होगा, एक पूरा प्रोसेस होगा जिसके तहत आप सैंपल्स को सेलेक्ट करने के बाद इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं, मजीद कॉन्सेप्ट्स को एनहांस करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सैंपलिंग यूनिट। सैंपल डिजाइन को अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम उसके सब यूनिट्स की तरफ जा रहे हैं, यानी जो सब पार्ट्स हैं उसको हम स्टडी कर रहे हैं। क्या है सैंपल यूनिट? सैंपलिंग यूनिट क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ विच द सैंपल डिजाइन इज प्लान्ड। वेरी इंपॉर्टेंटली कि सैंपल डिजाइन क्या चीज है कि आपने एक पूरा रोड मैप जनरेट करना है, एक पूरा प्रोसेस करना है जिसके तहत सैंपल्स को सेलेक्ट करना है। लेकिन सैंपलिंग यूनिट्स क्या है कि वो बेसिक यूनिट्स हैं, किसके? पॉपुलेशन के बेसिक यूनिट्स हैं कि जिसके तहत जो है वो आपका डिजाइन क्या करता है, प्लान होता है। आपने एक पर्टिकुलर यूनिट जो है वो उसको सेलेक्ट करना है, उसके हिसाब से आपने इसको देखना है कि आपका डिजाइन किस अंदाज में आगे की तरफ मूव कर रहा है। सो इसको इस तरह अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि अगर मैं फॉर एग्जांपल कॉलेज की स्टूडेंट्स पॉपुलेशन देख रहा हूं, ठीक है, यानी मैंने कॉलेज के स्टूडेंट्स का डेटा इकट्ठा करना है किसी खास मकसद के लिए, तो अब बेसिक यूनिट उसका क्या होगा? एन इंडिविजुअल स्टूडेंट, यानी जो इंडिविजुअल स्टूडेंट है वो उसका यूनिट है जिसके ऊपर आपने वर्किंग करनी। यानी जिस पर्टिकुलर स्टूडेंट से आपने डेटा इकट्ठा कर रहे हैं वही एक स्टूडेंट जो है उसका यूनिट कहलाएगा। इसी वजह से कहा जाता है बेसिक यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन, कि जहां पर आपका बेसिक फोकस है वो जो वन इंडिविजुअल है, दैट इंडिविजुअल इज एक्चुअली द यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, अब ये जो यूनिट ऑफ पॉपुलेशन है जिसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं सैंपल डिजाइन के हवाले से, वो क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ठीक है, और एग्जॉस्टिव होना चाहिए। डिस्टिंक्ट और एग्जॉस्टिव का जो कॉन्सेप्ट है ये आप अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हुए हैं कि डिस्टिंक्ट का मतलब स्पेसिफिक और एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है कि अगर आप इकट्ठा करें यूनियन ऑफ ऑल यूनिट्स यानी ऑफ सैंपल्स, यानी आप जितने भी सैंपल्स के यूनिट्स को इकट्ठा करें तो वो आपकी पॉपुलेशन जनरेट करे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि उनमें कोई ओवरलैपिंग नहीं है, यानी डिस्टिंक्ट को आप इस तरह भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, दिस इज नॉन ओवरलैपिंग। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात हो रही है कि सैंपल डिजाइन क्या है? पूरा प्रोसेस है, कंप्लीट आपका जो है वो ऐसा ऑप्शन जिसके तहत आप अपना पूरा रोड मैप जनरेट कर रहे हैं। लेकिन अब उस रोड मैप के अंदर आप जब इन्वॉल्व हो रहे हैं तो सैंपलिंग यूनिट कितना इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा है कि जब आप सैंपलिंग यूनिट डिसाइड करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, तो वो नॉन ओवरलैपिंग होने चाहिए एक बात, और उसके बाद अगर उनको आप इकट्ठा कर लें तो वो एंटायर पॉपुलेशन को जनरेट करें, इसीलिए इसको एग्जॉस्टिव भी कहा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सैंपल बाजू का जब हम सैंपल्स यूनिट्स के सेलेक्ट कर रहे होते हैं, सैंपलिंग यूनिट्स को हम इकट्ठा कर रहे होते हैं या देख रहे होते हैं, तो वो कुछ ऑब्वियस होते हैं, यानी उसके अंदर हमें सोचने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर हमें कोई भी अपने माइंड के अंदर कोई एम्बिग्युइटी या कॉम्प्लेक्सिटी प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं होती है। हमें पता होता है कि ये सैंपलिंग यूनिट है, इसको हम कहते हैं कि सैंपलिंग यूनिट इज ऑब्वियस। लाइक
एग्जाम्पल के तौर पे हम ये देख सकते हैं कि डेटा ऑफ कॉलेज या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, ये ऑब्वियस है कि स्टूडेंट जो है वो आपका यूनिट है, यानी जब आप कॉलेज स्टूडेंट्स का डेटा इकट्ठा करेंगे तो आपकी जो इंडिविजुअलिटी कहीं एग्जिस्ट जो कर रही है वो एज ए स्टूडेंट एग्जिस्ट कर रही है, तो हमें पता है, ये ऑब्वियस है। लेकिन कभी कभी सैम्पलिंग यूनिट्स हैं बाय चॉइस एग्जिस्ट करते हैं। देखिए ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती हैं, तो इसलिए बड़े अच्छे तरीके से आपने इनके कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है कि ऑब्वियस कब है कि जब ऐसी पॉपुलेशन आपके पास एग्जिस्ट कर रही है कि जिसमें आपको इंडिविजुअल हैसियत में आपको अंदाजा है कि यूनिट कौन सा है, लेकिन बाज़ औक़ात आप बाय चॉइस होते हैं। बाय चॉइस का मतलब यह है कि अगर आप कल्टीवेशन में है, कल्टीवेशन प्रोसेस है आपका, आप कोई क्रॉप की कल्टीवेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर अब आपका यूनिट क्या हो सकता है? देखिए उसमें यूनिट जो है वो लैंड भी हो सकता है, ठीक है, यानी आपके पास जो इंडिविजुअल लैंड अवेलेबल है वो भी एज ए यूनिट कंसिडर हो सकता है कि आपके पास लाहौर सिटी में कौन कौन से लैंड्स हैं या कौन कौन से एरियाज हैं, ठीक है। अब उस लैंड को फर्दर आप डिफरेंट सेगमेंट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी आपके पास चॉइस अवेलेबल होती है कि आप अपने यूनिट को किस अंदाज में सेलेक्ट कर रहे हैं, किस अंदाज में उसको कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। सो बाय चॉइस भी यूनिट्स को सेलेक्ट किया जा सकता है और ऑब्वियस भी हो सकते हैं, यानी जब आप सिलेक्टिंग करते हैं यूनिट्स की तो वो बाय चॉइस भी हो सकती है और ऑब्वियस भी हो सकती है। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और अपने मजीद कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सैंपलिंग फ्रेम, द कंप्लीट लिस्ट ऑफ सैंपलिंग यूनिट्स, यानी जितने भी यूनिट्स होंगे सैंपलिंग के अंदर जब आप उसकी एक लिस्ट जनरेट करेंगे, दैट लिस्ट इज नोन एज सैंपलिंग फ्रेम। यानी आप गौर कीजिए कि फ्रेम में क्या होता है, आप इसको एक पिक्चर फ्रेम के तौर पर अगर कंसिडर करें, एक पिक्चर का जो फ्रेम है उसके अंदर क्या होता है कि आपकी पिक्चर जो है वो बड़े अच्छे तरीके से पूरी की पूरी एडजस्टेड होती है, उसके अंदर एक बाउंडेड रीजन होता है कि जिसके अंदर आपकी पिक्चर एज इट इज जो आपने कैच की है, जो आपने उतारी है तस्वीर किसी की, वो एज इट इज उस पूरे फ्रेम के अंदर, उस बाउंडेड रीजन के अंदर पुट अप हुई हुई है। सो सैंपलिंग यूनिट क्या थे? द बेसिक यूनिट जिस पे आप फोकस कर रहे हो। जब उसकी कंप्लीट लिस्ट बन जाएगी और उस लिस्ट को आप नोट डाउन कर लोगे, दैट लिस्ट इज नोन एज द सैंपलिंग फ्रेम। अब वो फ्रेम क्या है जरा गौर कीजिए। आप अपने घर में, जब मैं तस्वीर को इसलिए कंसिडर कर रहा हूं ताकि आपको ये अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सके कि जो सैंपलिंग फ्रेम है वो किस तरह आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है इन्वॉल्व है इसके अंदर, और वो आपका कॉन्सेप्ट जो है एनहांस भी कर रहा है रिगार्डिंग सैंपलिंग डिजाइन, क्योंकि एक्चुअली हम सैंपलिंग डिजाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह सैंपल डिजाइन हमारा कंप्लीट होगा, क्योंकि वो पूरा एक प्रोसेस है, ठीक है जी। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट सैंपलिंग फ्रेम कि फ्रेम जब पिक्चर आप लेते हो, जरा गौर करना है, आपने एक पिक्चर ली, उसका फ्रेम बना दिया, तो क्या उस फ्रेम से बाहर आप सोच सकते हैं कि कोई आपका एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा, या कोई पर्सन जो फॉर एग्जांपल 4 लोगों की तस्वीर आपने उतारी है और उसको फ्रेम करा लिया, तो उन चारों में से कोई भी पर्सन जो है उस फ्रेम से बाहर होगा? ऑब्वियसली आपका आंसर होगा नो। सो यही वाली बात है कि जब आप सैंपलिंग फ्रेम बना लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने सैंपलिंग यूनिट्स को कंप्लीट लिस्ट आउट कर लिया। अब आप क्या करेंगे? अब आप उस पर्टिकुलर फ्रेम से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप बाहर जाएंगे तो वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए, जिस पॉपुलेशन से आपने वो यूनिट्स की लिस्ट निकाली और उसको कंप्लीट कर लिया। सो सैंपलिंग फ्रेम जो है वो आपके एनालिसिस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सो कंप्लीट लिस्ट जब आप जनरेट कर लेते हैं तो फिर उससे बाहर मजीद आपको गुंजाइश नहीं बचती कि आपने उसके बाहर कोई यूनिट्स को कंसिडर करते हुए एनालिसिस करना है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ सैंपलिंग डिजाइन, यानी अब आप जरा थोड़ा सा विजुलाइज करें, अपने माइंड के डिफरेंट सेगमेंट्स बनाएं। सैंपलिंग डिजाइन क्या था? एक पूरा प्रोसेस था, एक रोड मैप था जिसके तहत आपने सैंपल्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब वो रोड मैप जिसके अंदर सैंपलिंग यूनिट्स भी शामिल हैं और सैंपलिंग फ्रेम भी शामिल है, उसके अंदर हम जब देखते हैं तो हमें 2 तरह की सिलेक्शन नजर आती है, 2 तरह की स्कीम्स नजर आती हैं। आप ये कह सकते हो कि 2 तरह के आउटलुक्स हैं
कि जिसके तहत हमने सैंपल्स को सेलेक्ट करना है, सैंपल्स को निकालना है। देखिए हमें यूनिट के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई, हमने फ्रेम के हवाले से हमें पता चल गया, लेकिन अब हमने सिलेक्शन जो प्रोसीजर है वो कैसे करना है, वो दो तरह के होते हैं जी, नॉन प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में जो डिफरेंस है वो है प्रोबेबिलिटी का। आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी हुई है, प्रोबेबिलिटी का जो मतलब है वो है चांस, ठीक है, से क्या है जी, मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, ये ऑलरेडी आपके माइंड के अंदर है। सो वी कैन नॉट असाइन द प्रोबेबिलिटी, हम कोई चांस या कोई परसेंटेज उसको असाइन नहीं कर सकते अगर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो उसको हम कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ठीक है। अगर हम असाइन कर दें, यानी इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होगी, इन विच वी कैन असाइन प्रोबेबिलिटी, यानी जब हम प्रोबेबिलिटी को असाइन कर देते हैं, कोई खास परसेंटेज, कोई नंबर हम असाइन कर देते हैं एलिमेंट्स को। अब ये प्रोबेबिलिटी किसको असाइन करनी है, ये याद रखिएगा कि ये वाली बात हो, वी कैन नॉट असाइन द प्रोबेबिलिटी या वी कैन असाइन द प्रोबेबिलिटी, ये दोनों बातें जो हैं वो किसके साथ हैं, एलिमेंट्स या यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन के एलिमेंट्स को या पॉपुलेशन के यूनिट्स को जब आप किसी खास प्रोबेबिलिटी के तहत सेलेक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। और जब पॉपुलेशन के एलिमेंट्स को आप किसी खास प्रोबेबिलिटी के तहत सेलेक्ट नहीं करते, वो क्या कहलाती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। वापस बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के कुछ फर्दर टाइप्स। हमने अभी अंडरस्टैंड किया कि हमारे पास दो तरह के सैंपल डिजाइन्स होते हैं, एक है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और दूसरी है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। और हमने ये भी अंडरस्टैंड किया कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वो सैंपलिंग है कि जिसमें पॉपुलेशन के जो एलिमेंट्स हैं, पॉपुलेशन के यूनिट्स हैं, उनको कोई एक खास नंबर जिसको हमने प्रोबेबिलिटी का वो असाइन नहीं किया जाता। अब अगर नंबर असाइन नहीं करते तो फिर वो किस तरह सैंपल्स को सेलेक्ट करेंगे, ये उसके कुछ प्रोसीजर्स हैं। आप यूं कह लीजिए कि कुछ स्कीम्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं कि जिसके तहत आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस सैंपलिंग है कि ये आपकी अपनी कन्वीनियंस पे है, अपनी चॉइस के ऊपर, आप यूं कह सकते हो कि अपनी कंफर्टेबिलिटी के ऊपर है। फॉर एग्जांपल, एक शख्स को डेटा इकट्ठा करने के लिए कहा गया सेल्स का, ठीक है, उसको ये नहीं कहा गया कि किसी पर्टिकुलर रीजन से आपने सेलेक्ट करना है। अगर वो पर्सन लाहौर में रहता है तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, सेल्स का लाहौर का डेटा इकट्ठा कर लेगा, क्योंकि उसके लिए ज्यादा कन्वीनियंट है कि वो बजाय इसके कि अपने आउट ऑफ सिटी जाए और वहां पर अपने एक्सपेंसेस को मीट करे और फिर डेटा इकट्ठा करे, वो जिस जगह का रेजिडेंट है वहीं से डेटा को इकट्ठा कर लेगा। इसको हम कहते हैं कन्वीनियंस सैंपल, यानी अपनी कन्वीनियंस के ऊपर आप अपनी कंफर्टेबिलिटी के जोन के अंदर रहते हुए अपने सैंपल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद है पर्पसिव और जजमेंटल सैंपलिंग। देखिए, इन सारी टेक्निक्स को आप अगर वोकैबुलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि पर्पसिव और जजमेंटल सैंपलिंग, यानी जजमेंट आपने करनी है, ठीक है, यानी आपको ये कहा गया कि आपने डेटा इकट्ठा करना है कि लाहौर की किस मार्केट के अंदर रश ज्यादा है और किस मार्केट के अंदर सेलिंग जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है, आपकी जो डेटा जो है सेल्स का सबसे ज्यादा जनरेट हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप हर मार्केट को पर्सनली विजिट कर लें और जस्ट एक जजमेंट के थ्रू अंदाजा लगा लेंगे, एक आपके जो पर्सनल आपके सेंसेस हैं, जजमेंट में आमतौर पे आप अपने सेंसेस को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कि आप मार्केट को देखते हैं, आप डिफरेंट शॉप्स का विजिट करते हैं और वहां पर मौजूद नंबर ऑफ पर्सन से ये अंदाजा लगाते हैं कि किस पर्टिकुलर मार्केट में ज्यादा जो है वो कारोबार हो रहा है, वहां पर सेल्स का डेटा ज्यादा इकट्ठा हो रहा है। सो इसको हम कहते हैं पर्पसिव या जजमेंटल सैंपलिंग। अब है स्नोबॉल सैंपलिंग। ये स्नोबॉल का वर्ड तो आप लोगों ने सुना हुआ है। तो स्नोबॉल क्या है कि आपकी अपनी चॉइस के मुताबिक जहां से आप इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना चाह रहे हैं वहां से आप अपना डेटा इकट्ठा कर लेते हैं। देखिए, आप स्नोबॉल जब किसी जगह पर आइसिंग है,
ठीक है, बर्फबारी हुई हुई है और आप स्नो बॉल्स बनाते हैं, तो क्या करते हैं? आप जरा गौर कीजिए, ऐसा नहीं है कि आप ये कहेंगे जी फलां जगह पर वो ज्यादा अच्छी है, स्नो फॉलिंग हुई हुई है, वहां से मैं अगर बॉल बनाऊंगा तो वो ज्यादा अच्छा बनेगा। आप रैंडमली क्या करते हो, आप जाते हो और जमीन पर बैठते हो, अपने हाथों से एक बॉल बना लेते हो और दूसरों पर थ्रो कर देते हो, ठीक है। तो वो क्या चीज है? वो ऐसा नहीं है कि आप स्पेशली सोच रहे हैं कि फलां जगह पर मैं जाऊंगा तो ज्यादा अच्छा बॉल बनेगा, फलां जगह पर जाऊंगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है और आप जो है वो अपनी सेंसेस के हवाले से अपनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कंसिडर करते हुए आप जो है वो डेटा को इकट्ठा कर लेते हैं। सो इसी तरह स्टैटिस्टिक्स में भी है कि आप इंफॉर्मेशन को अपनी एक पर्सनल एस्पेक्ट्स को कंसिडर करते हुए डेटा को इकट्ठा कर लेते हैं, दैट इज स्नोबॉल सैंपलिंग। इसी तरह कोटा सैंपलिंग है, ठीक है। कोटा सैंपलिंग क्या है कि एक खास परसेंटेज डिफाइन कर ली जाती है। बहुत से कोटा जो है वो हमारे यहाँ मख्तस होता है डिफरेंट जॉब्स के हवाले से। लाइक फर्ज कर लें कि फेडरल गवर्नमेंट ने 5 सीट्स देनी है, यानी कोटा सैंपलिंग के हवाले से ये बात हो रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 5 सीट्स देनी है किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। तो वो ये कहते हैं कि जी आप ऐसा कीजिए कि 2 जो हैं वो दे दीजिए प्रोविंस पंजाब को, ठीक है। 1 जो है वो आप दे दीजिए केपीके से, 1 जो है वो फॉर एग्जांपल अपना बलोचिस्तान से, और 1 तो वो आप दे दीजिए सिंध से, ठीक है। यानी इस तरह क्या है कि हमने एक खास जो है नंबर डिसाइड कर लिया कि इसी नंबर के तहत जो है वो सिलेक्शन होगी। अब क्या होगा कि पंजाब से सिर्फ 2 लोग सेलेक्ट होंगे, इसी तरह केपीके से 1 ही बंदा सेलेक्ट होगा, यानी जितने भी केपीके से लोग आएंगे उन सबका इंटरव्यू होगा और जो टॉप पर 1 बंदा होगा उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट। इसी तरह पंजाब के हवाले से अगर मैं कहूं तो क्या होगा कि सब कैंडिडेट्स का इंटरव्यू करने के बाद जो टॉप 2 स्टूडेंट्स होंगे या टॉप 2 कैंडिडेट्स होंगे उस पर्टिकुलर सीट के लिए, वो सेलेक्ट कर लिए जाएंगे। सो ये कोटा है। अब ये नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकता है और इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज भी हो सकता है कि आप ये कहते हैं कि जी आपने 20% जो रेवेन्यू है वो प्रोवाइड करना है अपने प्रॉफिट का। अगर रेवेन्यू जो जनरेट होता है और उसमें प्रॉफिट जनरेट होता है, 20% प्रॉफिट जो है वो फलां कंपनी को देना है, 30% फलां कंपनी को देना है, 40% फलां कंपनी को देना है। सो ए बी सी कंपनीज के नेम्स हैं और उन कंपनीज के हवाले से ये सेलेक्ट कर लिया जाता है कि आपने अपनी जो प्रॉफिट रेशो है उस तरह डिवाइड कर देनी है। सो जो कोटा सैंपलिंग है वो भी इसी अंदाज में है कि आपने अपनी परसेंटेज के हिसाब से या अपने खास नंबर्स के हिसाब से सेलेक्ट कर लेने हैं अपने सैंपल्स को, अपने इंडिविजुअल्स को। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को। नेक्स्ट है आपके पास प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए जो उसके सब टेक्निक्स हैं वो माइंड के अंदर रखना है कि ये वो सैंपलिंग टेक्निक है कि जिसमें हम एक खास नंबर जिसको हमने प्रोबेबिलिटी का असाइन करते हैं पॉपुलेशन के ईच एलिमेंट को, हर एलिमेंट को कंसिडर करते हैं एज ए प्रोबेबिलिटी के तौर पर और फिर हम अपनी टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं। सिंपल रैंडम सैंपलिंग नंबर 1, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग। यानी इसका मतलब है आपने ये माइंड के अंदर रखना है कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग इज अ टेक्निक ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ठीक है। यानी ये एमसीक्यू बता रहा हूं आपको। इसी तरह डिफरेंट एस्पेक्ट्स में आपसे पूछा जा सकता है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग क्या है, इज अ टेक्निक ऑफ, इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ठीक है। सो आपको डिफरेंट ऑप्शंस दी हो सकती हैं, तो आपने याद रखना है कि ये जो 4 नाम यहां पर लिखे गए हैं ये टेक्निक्स कौन सी हैं। ये भी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, ये भी प्रोबेबिलिटी, ये भी प्रोबेबिलिटी और ये भी प्रोबेबिलिटी। यानी इनमें से हर टेक्निक के अंदर हम पॉपुलेशन को एक खास नंबर जिसको हमने प्रोबेबिलिटी का असाइन करते हैं और फिर उसके बाद सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, जरा गौर करना है आपने इस बात पर कि ये जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है कि जिसमें हम एक खास नंबर असाइन कर रहे हैं हर पॉपुलेशन एलिमेंट को, वो 2 तरह से हो सकती है। यानी इसको जरा जहन में रखना आपने कि विद रिप्लेसमेंट
एंड, यानी ये ओवरऑल बात हो रही है विदाउट रिप्लेसमेंट। ये विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट किसकी बात हो रही है? ये सैंपल यूनिट्स की बात हो रही है। याद रखिए कि मैं अब आपको गाइड करने लगा हूं कि विद रिप्लेसमेंट, जिसको हम WR भी लिखते हैं, विद रिप्लेसमेंट, और विदाउट रिप्लेसमेंट को WOR भी लिखते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, वो कैसे होगा? गौर कीजिए कि मेरे पास कुछ पॉपुलेशन के एलिमेंट्स हैं 5, 8, 10, 12, 15, और इसमें से मैंने 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं। जरा गौर कीजिएगा, मैं सेलेक्ट कर लेता हूं 8। ठीक है, अगर मैं 8 को सेलेक्ट करने के बाद वापस पॉपुलेशन में इंसर्ट कर दूं विद रिप्लेसमेंट, तो इसका मतलब है कि यहां पर फिर क्या होगा? गौर करना आपने कि टोटल कितने एलिमेंट्स थे पॉपुलेशन में? 3 और 2, 5 एलिमेंट्स थे। जब मैंने 8 को सेलेक्ट किया और उसको नोट करने के बाद मैंने वापस उसको पॉपुलेशन में रखा, तो मेरे पास दोबारा 5 मेंबर्स ही रहेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर एक एलिमेंट को, एक यूनिट को सेलेक्ट करने के बाद आप पॉपुलेशन में वापस भेज देते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? विद रिप्लेसमेंट केस। ठीक है, अगर 8 को सेलेक्ट करने के बाद, जरा गौर कीजिएगा मेरी बात पे, 8 को सेलेक्ट करने के बाद मैं 8 को वापस नहीं भेजता, तो अब मेरे पास कितने एलिमेंट्स होंगे? जरा गौर कीजिएगा, 8 सेलेक्ट हो गया, तो अब मेरे पास 8 नहीं है। तो जब मैंने 8 को सेलेक्ट करने के बाद वापस पॉपुलेशन में नहीं भेजा, तो फिर वो क्या कहलाएगी? विदाउट रिप्लेसमेंट टेक्निक। अब विद रिप्लेसमेंट टेक्निक और विदाउट रिप्लेसमेंट टेक्निक क्लस्टर में भी हो सकती है, स्ट्रेटिफाइड में भी हो सकती है, सिस्टमैटिक में भी हो सकती है, और सिंपल रैंडम सैंपलिंग में भी हो सकती है। सो माइंड इट कि ये चारों टेक्निक्स जो है वो हमें ये रास्ता प्रोवाइड करती हैं कि हम सैंपल्स को विद रिप्लेसमेंट, यानी एक यूनिट को, एक एलिमेंट को सिलेक्ट करने के बाद वापस पॉपुलेशन में इंसर्ट कर दें, ये भी रास्ता प्रोवाइड करती है, और एक यूनिट को सिलेक्ट करने के बाद उसको दोबारा पॉपुलेशन में इंसर्ट ना करें। इसका क्या होगा कि हर दफा विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होगा? जरा गौर कीजिएगा, हर दफा जैसे जैसे आप एक एक एलिमेंट सेलेक्ट करते चले जाएंगे, तो पॉपुलेशन के एलिमेंट्स की तादाद रिड्यूस होती जाएगी। लेकिन विद रिप्लेसमेंट में क्या होगा कि जब आपने एक यूनिट सेलेक्ट किया और उसको वापस पॉपुलेशन में भेज दिया, तो आपके पॉपुलेशन के एलिमेंट्स की तादाद चेंज नहीं होती, पॉपुलेशन के एलिमेंट्स वही रहते हैं। सो आज के लेक्चर में आपने याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या फर्क है, और उसकी फर्दर जो हमारी टेक्निक्स है उनमें क्या डिफरेंस है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।